अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे व्हाट आर द एक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड इनसाइड द प्रोसेसिंग चिप। हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसर में कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, आल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल प्रोसेसर, मेन प्रोसेसर और जस्ट प्रोसेसर। CPU is the electronic circuitry within a computer that executes instructions that make up a computer program. CPU हमारे कंप्यूटर का वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि कंप्यूटर के अंदर तमाम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम के थ्रू देते हैं। द सीपीयू परफॉर्म्स बेसिक अरिथमेटिक लॉजिक कंट्रोलिंग एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम। किसी भी बनाए हुए प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी जाती हैं, प्रोसेसर उनमें अरिथमेटिक, लॉजिकल, कंट्रोलिंग और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता है। 1955 में ही ये टर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो इस्तेमाल होने लगी थी इस कंप्यूटर इंडस्ट्री में। द कंप्यूटर सीपीयू का डिज़ाइन, उसकी बनावट, उसकी इम्प्लीमेंटेशन वक्त के साथ साथ चेंज होती रही, लेकिन उसका जो बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन है वो तकरीबन अनचेंज ही रहा। सिर्फ परफॉर्मेंस को छोड़ के परफॉर्मेंस बेटर होती गई वक्त के साथ साथ। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू इंक्लूड द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। हमारे सीपीयू में जो कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं उनमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जो कि अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। फिर उसमें कुछ प्रोसेसर रजिस्टर्स होते हैं जो कि एएलयू को ऑपरेंड्स जो है सप्लाई करते हैं और रिजल्ट को स्टोर करते हैं। और वो कैसे करते हैं ये हम प्रीवियस किसी एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, रजिस्टर्स जहाँ पे हमने पढ़े थे। फिर इसमें कंट्रोल यूनिट होता है जो कि इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फैच करके लेकर आता है प्रोसेसर के लिए ताकि वो उसे एग्जीक्यूट करे। इसी तरह मोस्ट मॉडर्न CPUs are implemented on integrated circuit microprocessors with one or more CPUs on a single metal oxide semiconductor IC chip। हमारे जो मॉडर्न CPUs हैं वो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी माइक्रो प्रोसेसर्स पर जो है वो इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं, जिनकी वजह से हमने फोर्थ जनरेशन में पढ़ा है कि माइक्रो प्रोसेसर्स जो है वो क्या होते हैं और किस तरह काम करते हैं। तो एक आईसी चिप है जो कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर की बनी हुई है और उस पर ऊपर एक से ज़्यादा सीपीयूज या प्रोसेसर जो है वो लगाए जा सकते हैं और लगे भी होते हैं। माइक्रोप्रोसेसर चिप्स विद मल्टीपल सीपीयूज आर मल्टी कोर प्रोसेसर्स। और ये माइक्रो प्रोसेसर चिप्स जिनमें मल्टीपल सीपीयूज लगे होते हैं उन्हें मल्टी कोर प्रोसेसर्स बोलते हैं। An IC that contains a CPU may also contain memory, peripheral interfaces, and other components of a computer. Such integrated devices are variously called microcontrollers or systems on a chip. एक इंटीग्रेटेड सर्किट जिसमें सीपीयू मौजूद होता है उसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे मेमोरी, पेरिफेरल इंटरफेसेस और दूसरे कंपोनेंट्स कंप्यूटर के जो कि एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होते हैं और फिर जो है हमारी वर्किंग होती है। प्रोसेसर का इंटरनल पार्ट कुछ यूं है, इसके अंदर कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, रजिस्टर्स होते हैं और बसेस होती हैं, एड्रेस बस, डाटा बस और सिस्टम बस, कंट्रोल बस और सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं इन तमाम कंपोनेंट्स के दरमियान में और इस तरह वर्किंग होती है। सीपीयू ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म करता है और कैसे परफॉर्म करता है। The fundamental operation of most CPUs, regardless of the physical form they take, is to execute a sequence of stored instructions that is called a program। सीपीयू का सबसे बेसिक और फंडामेंटल ऑपरेशन ये है जो वो फिजिकली परफॉर्म नहीं करता लेकिन लॉजिकली सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। वो ये है कि प्रोग्राम की शक्ल में जो भी इंस्ट्रक्शंस और डाटा उसके पास मौजूद है या स्टोर किया गया है उसके अंदर, तो उसे वो एग्जीक्यूट करे। The instructions to be executed are kept in some kind of computer memory। तो वो जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू ने एग्जीक्यूट या हमने सीपीयू से एग्जीक्यूट करवानी होती है उसे हम कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करते हैं। Nearly all CPUs follow the fetch, decode and execute steps in their operation। ये तीन बेसिक स्टेप्स हैं जो कि सीपीयू कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए करता है, जो कि है फैच, डीकोड और एग्जीक्यूट। ये क्या होते हैं आगे देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। विच आर कलेक्टिवली नोन एज इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब इन तीनों स्टेप्स को हम मिलाकर जब सीपीयू परफॉर्म करता है उस पूरे को हम एक इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलते हैं। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन द एंटायर प्रोसेस रिपीट्स। जब एक इंस्ट्रक्शन इन तीन स्टेप्स से गुजरकर कंप्लीट हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है, तो यही पूरा प्रोसेस दोबारा रिपीट होता है एक अगली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए।
और वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ से आती है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो है वो अपने अंदर स्टोर रखता है, मेमोरी से निकाल कर उसे लेकर आता है और उसका एड्रेस स्टोर करता है। वो सारा प्रोसेस भी हम रजिस्टर वाले टॉपिक में कर चुके हैं। इफ अ जंप इंस्ट्रक्शन वाज एग्जीक्यूटेड, अगर कोई जंप इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट करवाई है, हम असेंबली लैंग्वेज पढ़ते हैं उसमें जंप इंस्ट्रक्शन जैसे मूव, ऐड, सब और मल्टीप्लिकेशन के लिए इंस्ट्रक्शन होती है, इस तरह जंप इंस्ट्रक्शन भी होती है। तो अगर जंप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई है, द प्रोग्राम काउंटर विल बी मॉडिफाइड टू कंटेन द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट वाज जंप्ड टू एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज नॉर्मली। अगर जंप इंस्ट्रक्शन जो है आपने एग्जीक्यूट करवाई है, तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का काम ये होता है कि अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस उस इंस्ट्रक्शन पर जंप कर जाए जिसको एग्जीक्यूट करवाना है या जिसके लिए आपने जो है वो जंप इंस्ट्रक्शन लगाई है, तो उसका एड्रेस जो है वो प्रोग्राम काउंटर अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और पिछली इंस्ट्रक्शन जो है वो जितने साइज की होती है, लेट्स सपोज 2 बाइट्स की है तो 2 बाइट छोड़ के नेक्स्ट उस पर वो चला जाता है एड्रेस पर। In more complex CPUs, multiple instructions can be fetched, decoded, and executed simultaneously. Some instructions manipulate the program counter rather than including. Some instructions manipulate the program counter rather than producing result data directly. Such instructions are generally called jumps and facilitate program behavior like loops, conditional program execution, and existence of functions. प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेट करता है और उनका रिजल्ट डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि वो उनका जो है बिहेवियर और उनकी एड्रेस को कंट्रोल करता है। In some processors, some other instructions change the state of bits in a flags register. These flags can be used to influence how a program behaves, since they often indicate the outcome of various operations. फिर इसके अलावा हम फ्लैग रजिस्टर भी इस्तेमाल करते हैं इसमें, और फ्लैग रजिस्टर का काम क्या होता है वो भी हम रजिस्टर वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। Fetch instruction. The first step with fetch involves retrieving an instruction from program memory. पहला स्टेप जो कि फैच है, जो कि सीपीयू परफॉर्म करता है, वो इंस्ट्रक्शन को रिट्रीव करता है मेन मेमोरी से। प्रोसेसर जो है इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी से पहले निकाल कर लाता है, जो कि कंट्रोल यूनिट का काम है। The instruction location in program memory is determined by the program counter. अब मेमोरी की किस लोकेशन या किस एड्रेस से वो इंस्ट्रक्शन आनी है, ये प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस स्टोर होता है, which stores a number that identifies the address of the next instruction to be fetched. After an instruction is fetched, the PC is incremented by the length of the instruction so that it will contain the address of the next instruction in the sequence. इंस्ट्रक्शन जब फैच हो जाती है तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अगर लेट्स सपोज मैं जो प्रोसेसर जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है वो 2 बाइट की उसने जगह ली है, स्पेस ली है मेमोरी में, तो अगली इंस्ट्रक्शन जिस पर जिस एड्रेस पर वो जाएगा वो 2 बाइट्स छोड़कर अगला एड्रेस होगा। Often the instruction to be fetched must be retrieved and from relatively slow memory, causing the CPU to stall while waiting for the instruction to be returned. तो आमतौर पर इंस्ट्रक्शन फेच करने के लिए या फेच करने के दौरान सीपीयू को वेट करना पड़ता है ताकि इंस्ट्रक्शन जो है उस तक पहुंच जाए। तो इस इशू के लिए हम जो है प्रोसेसर में कैशे यूज करते हैं या पाइपलाइन आर्किटेक्चर यूज करते हैं, जो कि आगे डिस्कस है। डी कोड, जब सीपीयू ने इंस्ट्रक्शन फेच कर ली, अब उसका काम ये है कि उसको डिटरमिन करे कि सीपीयू करेगा क्या, यानी उस इंस्ट्रक्शन में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने को कहा गया है। तो सेकंड स्टेप है डी कोड स्टेप, जिसमें इंस्ट्रक्शन डी कोडर जो है वो इस्तेमाल होता है, और उसका काम ये होता है कि सीपीयू जो भी इंस्ट्रक्शन आई है उसके पास, उसे उन सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दे जो कि सीपीयू के पास जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी आई है जिसमें मैथमेटिकल या अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होना है, तो अरिथमेटिक ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हम एएलयू जो है काम करता है।
तो डी कोड जो है वो सीपीयू के लिए ऐसा सिग्नल जनरेट करेगा जो कि एएलयू को ये बताएगा कि उसके लिए इंस्ट्रक्शन आई है एग्जीक्यूट होने के लिए। द वे इन विच द इंस्ट्रक्शन इज इंटरप्रेटेड इज डिफाइंड बाय द सीपीयू इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। अब वो इंस्ट्रक्शन जो इंटरप्रेट हुई है या उसको चेक किया गया इंस्ट्रक्शन डी कोडर के जरिए, वो इंटरप्रेट किस तरह होगी ये डिपेंड करता है सीपीयू के इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पे। हर सीपीयू का आर्किटेक्चर मुख्तलिफ होता है, इंस्ट्रक्शन सेट मुख्तलिफ होता है। Often one group of bits within the instruction called the opcode indicates which operation is to be performed, while the remaining fields usually provide supplemental information required for the operation such as the operands. तो हम जिस तरह समझी लैंग्वेज पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें मालूम है कि इंस्ट्रक्शन में ऑप कोड भी होते हैं, ऑपरेंड्स भी होते हैं। तो उस बेस पर जो है ये हमारा जो सीपीयू है वो एग्जीक्यूशन करता है। दोज ऑपरेंड्स में बी स्पेसिफाइड बाय एज अ कांस्टेंट वैल्यू और एज अ लोकेशन ऑफ अ वैल्यू दैट मे बी a processor register or a memory address as determined by some addressing mode. In some CPU designs, the instruction decoder is implemented as a hardwired unchangeable circuit. In others, a microprogram is used to translate instructions into sets of CPU configuration signals that are applied sequentially over multiple clock pulses. In some cases, the memory that stores the microprogram is rewritable, making it possible to change the way in which the CPU decodes instructions. थर्ड स्टेप एग्जीक्यूट। फैच और डीकोड करने के बाद फैच में उसने इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी से निकाल ली, डीकोड में उसे डीकोड कर लिया, इंटरप्रेट कर लिया, चेक कर लिया कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, और लास्ट स्टेप में उसने वो उसे एग्जीक्यूट कर दिया। सीपीयू के आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है कि सिंगल एक्शन है या सीक्वेंस ऑफ एक्शंस है, और हर एक्शन जो है वो सीपीयू के वेरियस मुख्तलिफ पार्ट्स में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होता है, और वो एक्शन जो है वो सीपीयू से कंप्लीट करता है डिपेंडिंग ऑन क्लॉक पल्स। Very often the results are written to an internal CPU register for quick access by subsequent instructions. तो एग्जीक्यूशन में अगर इंस्ट्रक्शन अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है या लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है तो एएलयू के पास चली जाएगी, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है तो अरिथमेटिक यूनिट में जाएगी, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है तो लॉजिकल यूनिट में जाएगी। जिस टाइप का ऑपरेशन उस इंस्ट्रक्शन में परफॉर्म करने को कहा गया है उस टाइप की उसमें हो जाएगी। तो क्लॉक जो है वो बेसिकली सीपीयू के टाइम को सिंक्रोनाइज करता है, यानी जो टास्क सीपीयू ने परफॉर्म करने हैं अगर उन टास्क को सिंक्रोनाइज करता है, एक ऑर्डर में लेकर आता है कि इस तरतीब से जो है ये सारे एग्जीक्यूट होंगे। हर टास्क को एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो क्लॉक पल्सेस जो है वो तब अक्सर होते हैं जब आप लेट्स सपोज आपने कोई सम का ऑपरेशन परफॉर्म किया है और सम का जो रिजल्ट है वो लार्ज आया, यानी जो उस एएलयू या आपके सीपीयू के आर्किटेक्चर का वर्ड साइज था उस साइज से बड़ा अगर आ गया, तो यहाँ पर अरिथमेटिक ओवरफ्लो फ्लैग का जो है वो एरर अक्सर हो जाता है। स्ट्रक्चर और इम्प्लीमेंटेशन सीपीयू की। सीपीयू जो है वो सर्किटरी है, सेट ऑफ बेसिक ऑपरेशंस जो वो परफॉर्म करता है जिसको हम इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। Such operations may involve, for example, adding or subtracting two numbers, comparing two numbers, or jumping to a different part of a program. Each basic operation is represented by a particular combination of bits known as the machine language opcode. मशीन लैंग्वेज completely जो है उसमें opcode मौजूद होता है और ऑपरेंड्स मौजूद होते हैं। सीपीयू उन्हें डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज में है, तो इसीलिए असेंबली लैंग्वेज भी हमने पढ़ा था कि असेंबली लैंग्वेज कोड को भी पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। ये ब्लॉक डायग्राम है एक बेसिक से प्रोसेसर की जो कि जिसमें एग्जीक्यूशन हो रही है और इनपुट आपने कुछ किया तो वो जो है प्रोसेसर तक पहुंचता है इनपुट, और प्रोसेसर उसे किस तरह से कन्वर्ट करता है फिर आउटपुट में। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का और या कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो कि खुद कोई काम नहीं करता बल्कि प्रोसेसर को डायरेक्शन देता है और बाकी कंपोनेंट्स को सुपरवाइज करता है कि उन्होंने क्या काम करना है और कैसे करना है। तो इसी तरह से ये कंट्रोल यूनिट ही होता है बेसिकली जो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन निकाल कर लाता है और उस इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करवाता है और फिर उसे एग्जीक्यूट भी करवाता है, यानी ओवरऑल ये पूरे वर्किंग को कंट्रोल करता है।
इसी तरह अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, इसमें दो यूनिट्स हैं, अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट। अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो अरिथमेटिक यूनिट में जाते हैं। और अगर लॉजिकल ऑपरेशन जैसे कि दो आइटम्स को कंपेयर करना, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, इन सबको हम लॉजिकल यूनिट में एग्जीक्यूट करते हैं। फिर एड्रेस जनरेशन यूनिट होता है एक सीपीयू के अंदर, sometimes called address computation unit, is an execution unit inside the CPU that calculates addresses used by the CPU to access main memory। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि मेन मेमोरी के किन एड्रेसेस को इस्तेमाल करके जो है वो इंस्ट्रक्शन और डाटा सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है, उन एड्रेसेस की डिटेल ये एड्रेस जनरेशन यूनिट जो है वो अपने पास रखता है। फिर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है इसमें, जो कि मेमोरी को मैनेज करने के लिए यूज हो रहा होता है। रैम के एड्रेसेस को लॉजिकल एड्रेसेस में कन्वर्ट करके और स्टोर कर रहा होता है सीपीयू अपने पास, ताकि उसे भी आइडिया रहे कि वो किस मेमोरी के पर काम कर रहा है, एड्रेस पर। कैशे कैशे जो है वो एक प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर प्रोसेसिंग यूनिट से इस्तेमाल करता है, और प्रोसेसर के पास जो है ये एक छोटे साइज में लेकिन फास्ट मेमोरी है, जो कि प्रोसेसर के कोर के जो है क्लोजर होती है। और इसका काम ये सिर्फ इतना होता है कि मेन प्रोसेसर को मेन मेमोरी तक जाकर उस डाटा को लेकर आने में जो टाइम लग रहा है और उसके लिए वेट करना पड़ रहा है, वो कैशे मेमोरी जो है सेव कर लेता है। क्यों? कैसे? कैशे मेमोरी उस डाटा को पहले से ही अपने अंदर मेमोरी से निकाल के स्टोर कर लेता है। डिफरेंट लेवल्स होते हैं इसके, L1, L2, L3 एंड सो ऑन। तो जो पुराने कंप्यूटर्स होते रहे जिनमें कैशे होती थी, वो L1 जो है वो लेवल 1 सिर्फ कैशे उसमें होती थी। और इसके बाद जो है वो डिफरेंट लेवल्स जो है फिर बनाए गए। उसके बाद यहाँ पर जो करंट सीपीयूज है हमारे, वो L1 कैशे जो है उनमें यूज होता है। इसके अलावा उनमें L2 कैशे भी है, और जो बड़े प्रोसेसर्स होते हैं, और L3 कैशे भी है। L2 कैशे जो है वो कॉमनली यूज होता है, और L1 तो ऑलरेडी हर किसी में होता है। L4 कैशे जो है वो करंटली अनकॉमन होता है, यानी ज़्यादा यूज नहीं होता। जनरली डी रैम डी रैम में होता है, एस रैम में नहीं होता है, और जबकि हमारी जो रैम्स है वो एस रैम पर जो है बनी होती हैं आजकल। क्लॉक रेट, इसका आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया पहले। ये सीपीयू जो है वो सिंक्रोनस सर्किट होते हैं सीपीयू में, यानी वो क्लॉक सिग्नल्स की बेस पर अपने काम करते हैं। अगर क्लॉक ने जितने सेकंड्स फिक्स कर दिए एक टास्क के कंप्लीट होने तक, उतने सेकंड्स ही एक हर टास्क को मिलते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल होता है इसमें, जो कि आपकी वोल्टेज को और उसकी कंजम्पशन को कंट्रोल और मैनेज कर रहा होता है, बैलेंस कर रहा होता है एक्चुअली, कि प्रोसेसर को कितनी जो है वोल्टेज एक्चुअली रिक्वायर्ड है। सीपीयू की परफॉर्मेंस डिफरेंट चीज़ों पर डिपेंड करती है। क्लॉक रेट पर डिपेंड करती है कि इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक कितनी जो है परफॉर्म होती हैं, तो जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसकी। तो इसी तरह मेमोरी पर भी, हायरार्की पर डिपेंड करती है ये सब चीज़ें। और हम इसको प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर्स इंक्रीज बाय यूजिंग मल्टी कोर प्रोसेसर, हम इस प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं या बेटर कर सकते हैं मल्टी कोर प्रोसेसर इस्तेमाल करके। उसमें मल्टी कोर प्रोसेसर्स जो पीछे उसके बारे में हमने पढ़ा कि ज़्यादा मल्टीपल प्रोसेसर जो है वो एक इंटीग्रेटेड सर्किट में यूज़ होते हैं। तो वो जितने ज़्यादा होंगे आपके सीपीयू की परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा बेटर होती है। ये तमाम वो नेम्स हैं उन कंपनीज के जो कि प्रोसेसर्स बनाती हैं। इंटेल तो ऑब्वियसली है, वेल नोन एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसके अलावा ये तमाम जो है वो कंपनीज हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती हैं।